इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन पे आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं नुरुल्लाह जावेद। 14 नवंबर को बिहार इंतखाबात के जो नतायज सामने आए हैं वो इंतहाई हैरान कुन और ताजुब खेज़ है। उस पर अलग अलग जाविये से, अलग अलग नज़रिए से इस पर तबसरे हो रहे हैं। जहाँ एक तरफ बीजेपी और जनता दल यूँ जश्न मना रही है, वहीं कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के खीबे में एक तरह का सदमा, खामोशी छाई हुई है। उन्हें ये नतायज समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये नतीजा क्यों कर आया। और ख़ुद बिहार जिन लोगों ने दौरा किया है उन्हें भी उसकी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह के नतायज आ सकते हैं। तो आज यहाँ तक बोल लो। हाँ, इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन एक सीरीज़ शुरू की है बिहार के नतायज पर। हम मुख्तलिफ नज़रियात और बिहार को करीब से देखने वाले या इलेक्शन के दौरान बिहार का दौरा करने वाले शख्सियात का इंटरव्यू ले रहे हैं ताकि हम इस समझ सकें कि इस तरह के नतीजे क्यों आए हैं। क्या ये नतीजा अवामी वोट का नज़रिए की वजह से हुआ है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा गेम है। गेम मतलब SIR, रुपये का खेल, या कौन सा गेम इसके पीछे काम कर रहा है, ये समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे साथ मेहमान के तौर पर शमी अहमद साहब हैं। शमी अहमद साहब पूरे बिहार के इंतखाबी मुहिम के दौरान बिहार में मौजूद थे और मुख्तलिफ़ इलाक़ों का उन्होंने दौरा भी किया और अपने एक मनपसंद पार्टी के लिए मुहिम भी चला रहे थे। शमी अहमद साहब से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि शमी अहमद साहब इन्होंने क्या देखा और इस नतीजे को क्या समझते हैं। शमी अहमद साहब, इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन में आपका खैर मकदम है। आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि आप जब बिहार में मौजूद थे, आपसे मेरी बात हो रही थी, तो आप ये कह रहे थे कि छपरा, सीवान में RJD की पोजीशन बहुत ही मुस्तहकम है, लेकिन जो नतीजा आया, छपरा में सिर्फ 2 सीट जीत पाई है, सीवान में भी अच्छे नतायज नहीं हैं। तो आप इस नतीजे को किस तरह से देखते हैं? देखिए, बिहार में जैसे छपरा, गोपालगंज, सिवान, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर और शिवहर, सीतामढ़ी, ये तमाम इलाकों का हमने दौरा किया। जो आवाम, इस बार हमको ये 2 बातें समझ में आ रही थी कि आवाम जो है इस बार ऐसा नहीं लग रहा था कि मैंने कहीं से नहीं दिख रहा था कि नीतीश कुमार फिर से रिटर्न बैक हो रहे हैं, वो आ रहे हैं। जो एक होता है कि लोगों के अंदर वोटर जो है बोल नहीं रहा था। वोटर को ये समझ, वोटर को देख के आप नहीं समझ पा रहे थे कि वोटर किस तरफ जा रहा है। एक था। दूसरा ये कि जैसे तेजस्वी यादव के साथ कई प्रोग्राम हमने शेयर किया, स्टेज शेयर किया, साथ में हम लोग साथ में प्रोग्राम किए, कम से कम 5-6 सभा किया। उस सभाओं में जो हम देख रहे थे कि छोटा सा स्टेज होता था, कुर्सियां नहीं होती थी, मैदान में होता था, पूरे मैदान खचमखच लोग भरे हुए रहते थे और यूथ, नौजवान। हाँ, एक चीज़ ज़रूर उसमें समझ में आया कि महिलाओं की तादाद जो है, मैंने इंडिया गठबंधन के प्रोग्राम में महिलाओं की तादाद बहुत कम थी। महिला निकल के प्रोग्राम तक नहीं आ रहे थे, मगर नौजवान पूरे जोश में थे और नौजवानों का एक बड़ा हुजूम जो है था। मगर इसमें एक बात और, ये तो आपको बता रहे। उधर दूसरे पार्टी के इंडिया गठबंधन का जब आप बात करेंगे, खुद हम कई प्रोग्राम को देखा है कि भारत के गृह मंत्री आ रहे हैं, कुर्सियां खाली रह रही है। हमारे पिपरा विधानसभा में मात्र 2 से 1.5 से 2 हज़ार लोग प्रोग्राम में शामिल हो सके। तो इस चीज़ें जो दोनों के भीड़ और प्रोग्राम में लोगों का जो रुचि देख के ये अंदाज़ा लग रहा था कि किसी न किसी तरह से तेजस्वी यादव की सरकार बन रही है। ये जब हम वोटरों के, खास करके जब हम मुस्लिम इलाके में जब जा रहे थे, तो मुसलमानों के अंदर जो मैंने आज तक मुसलमानों में ये चीज़ें नहीं पाए थे जो इस बार मैंने महसूस किया। मुसलमान का वोट इस बार बिहार में पूरे तौर पर बिखरा हुआ वोट था। वो तो किसी तरह से कई सीटों पर हम लोगों ने समझा बुझा के लोगों को वोट करवाया, मगर मुसलमान जैसे कह रहे थे कि भाई 18% की आबादी हमारी है, तो हमें 18% की शेयरदारी चाहिए, हम दरी बिछाने वाले नहीं बनेंगे। तो मैंने कहा भी कि भाई आज़ादी के 80 साल अब होने वाले हैं, 70 साल तक आप सो रहे थे। आज तो बिहार के मुसलमानों को नहीं, बल्कि देश के तमाम हिंदू मुसलमानों को, जो सेकुलर माइंडेड के लोग हैं, उनका तो आज के तारीख में मुल्क के संविधान को बचाने की ज़रूरत है और मुल्क की सालमियत और मुल्क को कैसे इकट्ठा रखा जाए उस पर काम करने की ज़रूरत है।
तो ये जहन जो है, एक सेकंड में आपका वक्त लेंगे, इसमें जो अवैसी साहब जो जिस तरह से बिहार में उन्होंने जो, मैं कह सकता हूँ कि इसमें कोई, हो सकता है कि आपकी वीडियो देखने के बाद लोग मुझे गालियाँ देंगे, आज गालियाँ देंगे, कल लोग मातम करेंगे, अफसोस करेंगे। अवैसी साहब खुलकर क्लियर ये बात साबित हो गई कि अवैसी साहब ने बिहार में नहीं मुल्क में एक, समझिए कि मुसलमानों का एक आरएसएस उन्होंने कायम कर दिया है। हम कह सकते हैं कि उन्होंने जो आरएसएस हिंदुत्व की बात कर रहे थे, कि हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहे थे, और अवैसी साहब जिस तरह से मुस्लिम नौजवानों के अंदर में जो अनभक्त जो मुसलमान नौजवान जो फेसबुक और सोशल मीडिया के ज़रिए एक इधर अनभक्त है और उधर उधर जो अवैसी ने अपना अनभक्त बनाया है। और इसमें जो है अवैसी, अब देखिए आपको तजुब होगा। मैं आपको रुकूंगा कि आप जब ओवैसी साहब की तनकीद करते हैं शहीद साहब, तो ओवैसी साहब तो सिर्फ सीमांचल तक मौजूद थे। तो मेरा सवाल आपसे ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ओवैसी साहब जिस तरह, इसमें देखिए मैं खुद सीमांचल में गया हूँ और ख़ुद मैं लिख भी रहा हूँ कि ओवैसी साहब का जो मेरा, हम लोग पहले से हम लोग जो गुफ्तगू करते थे, हम लोग ओवैसी साहब के साथ इत्तेफाक कभी नहीं करते थे, लेकिन हम ये समझते थे कि ओवैसी साहब अपना एक भारत के शहरी होने की हैसियत से उनकी भी पार्टी को हक है कि कहीं मुल्क के किसी भी हिस्से में इलेक्शन लड़े। बिल्कुल। लेकिन मैं खुद जब सीमांचल में था और सीमांचल में उनके कई जलसों में गया हूँ रिपोर्टिंग करने के लिए, और जब तो उसमें यह अंदाज़ा हुआ कि ओवैसी साहब जो खेल खेल रहे हैं वो इंतहाई ख़तरनाक खेल खेल रहे हैं। जब वो बात करते हैं मुस्लिम लीडरशिप की, जब वो बात करते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा कि ओवैसी तुम्हारा पैगाम लेकर, जो इस तरह जब मजहब का इस तरह से गलत इस्तेमाल करते हैं, ये बात हम भी बोलते हैं कि जब सियासत में मज़हब होना चाहिए, लेकिन मज़हब होने का मतलब ये है कि जब मजहबी अखलाक और किरदार है वो अपनाने की ज़रूरत है। लेकिन ओवैसी साहब चोर को, डुंगुंडा को, करोड़पतियों को भी टिकट दिया, पैसा ले लेकर टिकट दिया है, उन पर यही इल्ज़ाम है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ओवैसी साहब, तो इसका मतलब हेलीकॉप्टर के लिए पैसे कैंडिडेट से, उम्मीदवार से ले रहे थे, मांगे जा रहे थे। और मैं पूरा का पूरा, इनके पास इतना ही रुपया था जितना, आप शायद के इल्म नहीं होगा कि मैं अपने नाज़रीन बताना चाहता हूँ कि किशनगंज के 2-3 बड़े जो होटल थे सब इन्होंने कब्जा कर रखे थे, सब इन्होंने, इनके लोग भरे हुए थे, हैदराबाद, मुरादाबाद, औरंगाबाद, मुल्क भर की कारकुन वहाँ पे लड़ रहे थे, इतने रुपये थे, अच्छे से होटल सब। और नहीं, मैं वहाँ नहीं, मैं दूसरी बात नहीं, मेरा सवाल वो है, मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि, लेकिन ये बात हम समझ रहे थे कि वैसे सब जो खेल खेल रहे हैं वो इंतहाई ख़तरनाक है। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आप बिहार का नक्शा देखें तो सीमांचल उस कोने में है, और आप जहाँ की बात कर रहे हैं छपरा, सिवान, मोतिहारी, बिल्कुल बिहार का दूसरा कोना है। ठीक है। इतना ही दूरी जितना वो कश्मीर से कन्याकुमारी की दूरी, उतना ही दूरी। तो क्या ओवैसी साहब की इस नफ़रत अंगेज तकरीर के असरात छपरा, सिवान के में भी नजर आ रहा था? मैं वही कहने आपको जा रहा हूँ, ये सवाल मेरा है, मैं वही कहने जा रहा हूँ कि मुसलमान जो हिस्सेदारी की बात करने लगे, और उन्होंने मुसलमानों का ये पूरी गांव-गांव में हम गए हैं, मुसलमान ये कह रहे हैं कि हम, जो मुसलमान खड़ा होगा, अब बताइए कि जो कैंडिडेट जीतने वाला नहीं है बहुजन समाजवादी पार्टी को, मुसलमान 20-20 हज़ार वोट दे रहा है, 15,000, 16,000, 5,000, 10,000, इस तरह से बहुजन समाज को मिला है जहाँ जहाँ मुस्लिम कैंडिडेट खड़े थे। एक ये सेक्टर रहा। और अवैसी साहब की बातें सिर्फ आपको किशनगंज और अढ़िया तक महदूद नहीं था। अवैसी साहब ने जो 2-4-6 महीने, साल भर से जो उन्होंने जो बीज उन्होंने जो बोया था, वो फसल उन्होंने आज इस बार काटा है। और ये फसल, जैसे उन्होंने अपनी बात में कहा कि भाई हम 4 का बदला 24 से लेंगे, वो खुद कह रहे हैं। किससे बदला लेंगे? वो बदला बिहार के मुसलमानों से लेंगे, या बिहार के आवाम से ले रहे हैं, या तेजस्वी यादव से ले रहे हैं। एक ये अवैसी साहब ने जिस तरह से किया, तो इस तरह मुसलमानों का वोट जो है, जहाँ जहाँ मुस्लिम कैंडिडेट खड़े थे, वो चाहे किसी दल के हों, मुसलमानों ने उसको वोट कर दिया। मगर तेजस्वी को करने के बजाय ज़्यादातर वोट अदर को किया। अब हैरानी आपकी बात, अब आप आइए प्रशांत किशोर के ऊपर। प्रशांत किशोर ने जहाँ जहाँ मुस्लिम कैंडिडेट दिया, जहाँ जहाँ मुसलमान कैंडिडेट दिया है, मुसलमानों ने प्रशांत किशोर को वोट कर दिया। प्रशांत किशोर, हम लोग ये समझ रहे थे, जो हम लोग बिहार को देख रहे थे, बिहार को महसूस कर रहे थे, हमको ये लगा था कि प्रशांत किशोर एक अपर कास्ट के हैं और बिहार में कास्ट के ऊपर वोट होता है,
और मुझे कई लोगों से एक आध डेढ़ महीने पहले कई बड़े अधिकारियों से मेरी बात हुई थी, तो कह रहे थे कि नहीं, हमारे अपर कास्ट में कोई लीडर नहीं है, प्रशांत किशोर एक लीडर के रूप में उभर रहे हैं, तो हम लोग उनको वोट करेंगे। मगर आखिरी दिन जब वोट जैसे जैसे करीब होते गया, अपर कास्ट के लोगों ने अक्लमंदी से ये डिसीजन लिया कि नहीं, अगर हम प्रशांत किशोर को वोट अगर देते हैं तो हमारा वोट बर्बाद हो जाएगा, क्यों ना हम ये एनडीए गठबंधन यानी भाजपा अलायंस पार्टियों को वोट कर दे। और अपर कास्ट ने अकलमंदी करके इनको वोट दे दिया। बिहार के मुसलमानों को ये समझ नहीं पाए, जज्बाती नारे और मुसलमानियत जो इनके अंदर झलका कस के, वो इनकी वोट जो है टुकड़े टुकड़े में बट गया। और टुकड़े टुकड़े में जो बटा है, इसके जिम्मेदार पूरे के पूरे अवैसी साहब हैं। आप देख लीजिए कि हो सकता है कि मैं तो अल्लाह से दुआ करूंगा कि नीतीश कुमार की सेहत याबी, उनकी सेहत अच्छी रहे, ताकि बिहार में अमन व अमान कायम रहे। अगर खुदा न खास्ता नीतीश कुमार महीने साल डेढ़ साल के बाद अगर सरकार चलाने की स्थिति में नहीं रहे, तो फिर बिहार का जो हाल होने वाला है वो यूपी से बदतर हाल होगा। इसलिए कि यूपी के जो मुसलमान हैं वो समझदार हैं, पढ़े लिखे माशी तौर पे मजबूत है, और मासी तौर पे भी फाइनेंशियल भी वो साउंड है। बिहार के मुसलमानों की हालत बद से बदतर हाल है। और इस हाल में अवैसी साहब मुसलमानों को ऐसे आग में मुसलमानों को झोंक कर गए। हम तो कह सकते हैं कि अल्लाह की पनाह ऐसे लीडरों से। हालांकि मैंने कई जगह तकरीर में कहा भी लोगों से कि भाई, ये इस वक्त आपको जो वोट देना है, ये देश के संविधान को बचाने के लिए वोट देना है, न कि अपने लिए कुछ मांगने के हैसियत में। इस बार हम अभी नहीं हैं। और एक बात आपने जो पहले कहा था हमसे, एक दिन जो फ़ोन पे आपसे बात हुआ, ये बात वाकई में सच साबित हुई। आपसे जब मेरी बात हो रही थी फ़ोन पर, जब हम बिहार में थे, तो आपने कहा कि देखिए लाख कुछ हो रहा है, मगर अवैसी साहब इतना वोट ज़रूर काट देंगे, इतना जगह इस मुकाम पर ला के ज़रूर खड़ा कर देंगे कि बिहार में अपोजिशन भी, तेजस्वी यादव अपनी अपोजिशन लीडरशिप भी नहीं खड़ा कर पाएंगे। नहीं, मुझे अंदाज़ा था कि जब मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव के लिए सीएम और साहनी के लिए डिप्टी सीएम ऐलान हुआ, ये मैं भी मानता हूँ कि साहनी को डिप्टी सीएम बनाने का ऐलान नहीं करना चाहिए। उसका फ़ायदा बीजेपी ने भी उठाया, खुद जेडीयू। अब जैसे ऐलान हुआ, जेडीयू का देखिएगा कि ट्विटर हैंडल पे वो एक फ़ोटो आया जिसमें बताया गया कि 2% को लड्डू और 18% को कद्दू, इस तरह का पोस्टर आया। अच्छा, एक बात और आपको तजुब और दरी बिछाने वाला ओवैसी साहब ने जारी किया। लेकिन ये बिहार के मुसलमानों के पास तारीख का इल्म नहीं है, जबकि 90 से पहले आप देखिए, गया जहां मुसलमान 10% है, 12% है, वहां से मुसलमान जीतते थे, शेर घाटी से जीतते थे, निहाल अहमद जीतते थे। तो सवाल ये है कि जब 10% 15% के इलाकों से मुसलमान कांग्रेस के टिकट पर जीतते थे, आज मुसलमान देखिएगा कि बलरामपुर जहाँ पर 80% मुसलमान वहाँ हार गए, ये ठाकुरगंज में हार गए मुसलमान, बायसी में हार गए। शकील अहमद खान जो एक डिप्टी सीएम का फेस बन के आ रहे थे, उनको वैसी साहब ने हरा दिया। तो आज उस जमाने में मुस्लिम लीडरशिप को गलगला नहीं था, तो हर डिस्ट्रिक्ट में, बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट में कोई बड़ा नेता होता था। आप मोतिहारी से मोती रहमान साहब बड़े नेता थे, रहमान साहब होते थे, हमारे सीतामढ़ी में कई नेता थे, बच्चा बाबू, खलील अंसारी, अनवारुल हक, हर जिले मोती रहमान साहब की तो टूटी बोलती थी, वो मुखिया से और राज्यसभा तक गए। अब देखिए, अब वो तस्लीमुद्दीन सीमांचल के गांधी थे, दरभंगा में, और दरभंगा मधुबनी दोनों सटाओ, दोनों से मुसलमान एमपी जीतते थे। आज इसका तस्वुर नहीं कर सकते। जो साहब थे, जी फातमी थे, अच्छा वाली फातमी, शकील अहमद साहब, जी जी, तो मुसलमान एमपी जीतते थे। आज तस्वुर भी नहीं कर, शिवहर से मुसलमान जीतते थे। अब तस्वुर नहीं, अब तस्वुर भी नहीं। अब मुसलमान को ये अकल नहीं है, क्या नहीं है मुसलमानों को, कि ऐसे वक्त में। अच्छा, आप एक चीज़ समझाइए अवैसी साहब, ये बात लोगों को बताएं ना भाई, कि आज बिहार में हम 18% है जी। हम अगर पूरे ताकत के साथ बिहार के मुसलमान 18% अवैसी साहब के साथ खड़े हो जाए, तो अवैसी साहब कितना सीट लेके आ पाएंगे? आप किसी नहीं, ओवैसी नहीं, कि मेरा ख्याल है कि ओवैसी की जो पॉलिटिक्स है वो सीमांचल तक मौजूद है। मगर वो नहीं, सीमांचल में उस सीटों तक मौजूद है जिस सीटों में मुसलमान 80% है, 70%, वहाँ तो जी जाएंगे। लेकिन जिन जिला में, जहाँ से हम लोग आप आते हैं, मैं आता हूँ, और भी जिला जहाँ पर 15% मुसलमान है, वहाँ के मुसलमानों को इन्होंने रहमो करम पर छोड़ दिया है। वही मैं आपको कहने जा रहा हूँ कि वहाँ तो कोई विधानसभा में हमारा 20,000 वोट है, कोई विधानसभा में हम 15,000 हैं, कोई 18,000 है, कहीं 30,000 हैं, मगर 30 के और 20 के नीचे ही हम हैं।
जी जी तो जी उन इलाकों में अगर ओवैसी साहब ने जो जहर बोया है, एक तरफ तो आरएसएस अपना जी काम कर रही कर है। रही है, दूसरी तरफ जो ओवैसी साहब ने जो काम कर रहे हैं, अगर 20% मुसलमानों को अलग थलग जो इस मुल्क में अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, 80% वाले जो हमारी एक बड़ी आबादी है, जो हिंदू भाइयों की आबादी है, ओवैसी साहब काम वो कर रहे हैं कि बड़ी खतरनाक काम है ये चाहे आज के मुसलमान हम लोग दोनों भाई बात कर रहे हैं, जी 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 कलम ये आपके ये इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन पर ये रिकॉर्ड में रहेगा जी और आने वाली नस्लें इसको ज़रूर देखेगी और समझेगी। और इस वक्त तो हमें गालियाँ देंगे लोग, मगर ये एक बात समझिए कि आप 20% को आप अलग अगर इस ने उसको रहमो करम पे छोड़ दिया है, नहीं, आप बेवकत बना दिया है आपने। बेवकत नहीं, आप अलग कर रहे हैं। जी ये जी अलग अगर हम 80% से अलग हम दिखने लगेंगे, और अवैसी साहब की जो तकरीरें हैं, जो बातें हैं, वो बात पूरे तौर पर आप एक तरफ मुसलमानों के एक कोने में खड़ा कर दे रहे हैं। तो आज तो दड़ी बिछाने के लायक है, कल तो हम दड़ी क्या, हमसे कोई दड़ी भी नहीं बिछवाएगा जी जी जी। और हम अपने बगल में खड़ा तक नहीं एक रखेंगे। और बात हम बताना चाहते शहीम साहब, मैंने 3 तकरीर सुना ओवैसी साहब की सामने मौजूद होकर, तीनों तकरीर में वो कसम खा के कह रहे हैं कि खुदा की कसम वैसे सभी यादव कसम खाने तुमको वाला डिप्टी नहीं, कसम खाने हाँ वाला सबसे झूठा आदमी वो अलग होता बात है। जो अल्लाह की नहीं, कसम खाए। इनकी बदनीयती बता रहे हैं कि वो तुमको सीएम नहीं बनने देंगे। जब वो बोल रहे हैं, इसका मैं लोगों से पूछा भी वहाँ की, जब ये बोलते हैं कि हम तुमको सीएम नहीं बनने देंगे, तो इसका मतलब है कि वो चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि नीतीश कुमार जो बीजेपी सपोर्टर हैं, जिन्होंने वक्फ के खिलाफ काम किया, उसको भाई ओवैसी साहब तो 5 सीट बनकर सीएम नहीं बन सकते हैं, नहीं बन सकते या हैं। 7-8 सीट सीएम नहीं बन सकते हैं। तो सीएम बनेगा कौन? आरजेडी से ही कोई बनेगा, कांग्रेस का नहीं बन सकता। कांग्रेस का 85 जब उनको आप नहीं बनने देंगे, तो इसका मतलब है कि वो आप उस आदमी को बनने देना चाहते हैं जो वक्फ का मुखालिफ बनाया है, और आप वक्फ के नाम पर रो रहे थे, और दूसरे ये कि वक्फ के दुश्मन को आप सीएम बनाना भी चाहते एक थे। चीज समझिए, पता नहीं हमारे जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उन क्यों नहीं इस बात को समझ पा रहे हैं कि एक आदमी हैदराबाद में साउथ इंडियन मुसलमान है, हम नॉर्थ इंडियन मुसलमान हैं। जी जी साउथ इंडिया में आप सिर्फ हैदराबाद छोड़ के आप कर्नाटका नहीं लड़ते हैं, केरला नहीं लड़ रहे हैं, कहीं नहीं लड़ते हैं। आप नॉर्थ इंडिया में आके चुनाव लड़ रहे हैं। आपने यूपी में लड़ा, यूपी में बुलडोजर चला, आपने क्यों नहीं गए बुलडोजर के जी जी, एक जगह भी नहीं गए। एक जगह पूरे जितने भी बुलडोजर कार्रवाई हुई है उसमें कम से कम हजारों हजार घरों को 16,000 से ऊपर तो काउंटर किया गया है। आसाम पे की आवाज नहीं उठती है, आवाज पर आसाम में नहीं बोलते जी हैं। जी दिल्ली में कम्युनिस्ट के कई बड़े नेता, जब दिल्ली दंगे के बाद जब बुलडोजर हो रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लेके क्या नाम है, बिंदा करात वगैरह जाके वहाँ खड़ी हो गई, मगर अवैसी कहीं नहीं दिख रहे हैं। तो एक बात समझ में आ रहा है कि अवैसी साहब भारत को उस रास्ते पर ले जाना चाह रहे हैं जो हिंदू महासभा और जो आप बता रहे थे मुस्लिम लीग का जो मामला था। हाँ जी जी। तो नहीं, ये मैं इसलिए बताया, अभी आप देखिए वैसी साहब की मुनाफिकत देखिए नाजरीन। अभी जो तेलंगाना में इलेक्शन हुआ, असेंबली इलेक्शन जो 2 साल पहले जब हुआ, 19 ये आपके 23 में जब इलेक्शन हुआ, 23 में, तो जुबली हिल्स से कांग्रेस से मोहम्मद अजहरुद्दीन को टिकट दिया। इन्होंने फौरन दे दिया, मुसलमान की कैंडिडेट खड़ा कर दिया। अब बोलिए। तो अजहरुद्दीन हार गए, मुस्लिम वहाँ पर चूँकि 30% के करीब मुस्लिम वोटर हैं, 30% से अंदर ही वहाँ से हार गए। अब वहाँ पर जीत गए, BRS के कैंडिडेट जीत गए। उनकी मौत के बाद वो सीट खाली हुई। अब वो सीट जब खाली हुई, तो अब जो बाई इलेक्शन हुआ है, तो इस मरतबा कांग्रेस ने नॉन मुस्लिम को टिकट दिया, तो ओवैसी साहब सपोर्ट कर रहे हैं। तो मतलब एक तरफ ओवैसी की मुनाफिकत देखिए कि तो वो मुस्लिम लीडरशिप की बात करते हैं, जब कांग्रेस ने एक मुसलमान को टिकट दिया तो हरा दिया उन्होंने, जब नॉन मुस्लिम को टिकट दिया तो वो जिता रहे हैं। और अभी जब यहाँ बिहार के इलेक्शन हराने के बाद वो वहाँ हैदराबाद में उस कैंडिडेट से मिठाई खा रहे हैं। ये मुनाफिकत है ओवैसी साहब की। दूसरी बात आपको बता रहे हैं कि पता नहीं मुसलमानों को समझनी चाहिए कि जब 2014 में भाजपा की सरकार आई, उससे पहले ओवैसी साहब इतने मकबूलियत उनको नहीं थी। 2014 के बाद पूरे जो गोदी मीडिया है, पूरी गोदी मीडिया ने ओवैसी को हाथों हाथ लिया। इसलिए वो जानते थे कि हम ओवैसी से जितनी बातें करेंगे वो बात हमारे पक्ष में आएगा। और यही वजह है कि आज जिसके पास 30 MLA MPs हैं, जिसके पास 15 MPs हैं, बड़े बड़े लीडर हैं, आप देख लीजिए किसी को चैनल घास डाल रहा है। सिर्फ ओवैसी साहब अगर 6 सीट जीत गए तो उनको हिंदुस्तान के बड़े बड़े चैनल बुला के और उनकी जो है पजराई कर रहे हैं। तो ये साफ जाहिर हो रहा है। और हम कहते हैं कि
अगर अभी बंगाल की बारी है, 26 में बंगाल में होना है इलेक्शन, और अगर इसी हाल रहा, अगर बंगाल में भी मुसलमानों ने अगर अपने वोट को, चाहे जिस तरह बिहार में जिस तरह अवैसी खेल किए हैं, वो खेल अगर यहाँ भी अगर होता है, हाँ ये ज़रूर है कि जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो हुआ ये एसआईआर भी एक फैक्टर रहा है इसमें। मगर ये तो चलिए वो तो एक मशीनरी का फैक्टर है, मगर जो अवैसी और दो हम कह सकते हैं कि दो भाजपा के बड़े एजेंट बिहार पे काम कर रहे थे, एक प्रशांत किशोर और दूसरा असुद्दीन अवैसी। ये दोनों एजेंट ने सिर्फ और सिर्फ मुसलमान के वोट को कैसे बिखेर दिया जाए, मुसलमान के वोट को कैसे बर्बाद कर दिया जाए, ये दोनों ने मिलके बर्बाद कर दिया। अब देखिए अब आने वाला हालात क्या। नहीं, मेरा कहना ये है कि दो तीन सब अहम बात है जो शेर साहब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये तो बहुत हद तक यादव और एम वाई जो समीकरण था, वाई में भी मुनाफिकत आ गई थी। नहीं, यादव में भी जी बहुत बड़ी मुनाफिकत थी, और यादव मुस्लिम मुसलमानों को वोट नहीं दे रहे थे। सिर्फ मुसलमानों को नहीं, यादव जो है इस बार लालू यादव की फैमिली से भी नाराज थे। यादव का बहुत सारा कई जगह हम नहीं, यादव में एक टैक्टिस आई कि अगर यादव जहां से भी रहेगा, जिस पार्टी से उसको टिकट दे रही है, तो एम वाई समीकरण ही पूरा इस पर बिगड़ा हुआ था। और उसमें सबसे ज़्यादा मुसलमानों में नाराजगी थी। एक तो बड़ा फैक्टर है एसआईआर, तो सबसे बड़ा फैक्टर है एसआईआर में। अब धीरे धीरे राज खुलेगा कि एसआईआर ने क्या खेल खेला है। तीसरा ये कि इलेक्शन कमीशन कहीं पर भी नहीं था। एसआईआर हो रहा है तो इसके पीछे कुछ तो कारण हाँ, और देखिए वैसे पूरी तमाम समाजी कारकुन, बड़ी बड़ी शख्सियात एसआईआर को जिम्मेदार ठहरा रही है, लेकिन ओवैसी साहब बोले एसआईआर सही है। कैसे करेंगे? जी वो तो ओवैसी साहब कभी भी वो वही बात कहते हैं जो बात मुसलमानों को ये लगे, मुसलमानों को जज्बाती नारे और ये वो से मुसलमानों को, और ये अब मुसलमान हैं भी जज्बाती नारे में बहक कर उनके चंगुलों फंसना, ये तो बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए मैं आपके देखने वाले तमाम नाजरीन से ये अपील गुजारिश करेंगे कि आप बहुत अच्छे कारीन जो होता है वो समझदार होते हैं, और हम जो कह रहे हैं ऐसा नहीं कि ये भी सच हो। आप भी 2014 से लेके और अब तक की जो अवैसी साहब की जो किरदार रही है, उस किरदार पर आप खुद गौर और फिक्र कीजिए। आप जब उसके तलाश में जाएंगे तो बहुत कुछ आपको मिलेंगे, और इससे बचने की ज़रूरत है। और जो बिहार का अंजाम हुआ है, वो जैसे अवैसी साहब कह रहे थे, अभी कल ही वो इंटरव्यू कर रहे थे कि हम हाँ, वो एक तरह से डराने लगे हैं कि हम तो खेल तो बना नहीं सकते हैं। हाँ। और अखिलेश तुम्हारा खेल यूपी में बिगाड़ेंगे। अरे भाई ठीक है, आप बिगाड़ दीजिए। मुमकिन तो देखिए अखिलेश यादव का सिर्फ अखिलेश यादव का या तेजस्वी यादव का सिर्फ एक गम यही रहेगा कि वो सीएम नहीं बनने जा रहे हैं, उसको लेकिन उनका कोई जाती नुकसान नहीं है। लेकिन जिस तरह से भाजपा मुसलमानों के खिलाफ काम करती है तो मुसलमानों का बड़ा नुकसान है, और उससे ओवैसी साहब को मतलब नहीं है। छोड़ दिए ना, मुल्क की डेमोक्रेसी को नुकसान हो रहा है, उसको ओवैसी साहब से लेना देना नहीं है। सिर्फ वो पार्लियामेंट ओवैसी साहब और उनकी पूरी पार्टी मेरे ख्याल से सोशल मीडिया के बदौलत खड़ी हुई है, और उसके तरफ नौजवानों में एक जहर नफरत का, दोनों तरफ बीजेपी वाले भी नफरत फैला रहे हैं, ओवैसी साहब भी नफरत फैला रहे हैं। कौमों की तारीख में इस तरह के लम्हे आते हैं, और बिहार की शिकस्त से दिल बर्दाश्ता होने के बजाय, मेरा जो मशवरा है कि दिल बर्दाश्ता होने के बजाय ये मौका खुद एहतसाबी का भी है, बिल्कुल समझने का भी है, और हमें अपनी तरजीहात को तय करने का भी, कि ज़्यादा कि हर कभी कभी सही बातें गलत वक्त उठाने से भी गलत हो जाती है। हमें मुस्लिम लीडरशिप चाहिए, ऐसा नहीं कि हम अपने खुद सताई कर लें, लेकिन उसका एक वक्त होता है, हमें सोचना चाहिए। मुझे बताइए कि जब भाजपा वाले जब जय श्री राम जब कहते हैं तो मुसलमानों को बड़ी तकलीफ होती है कि भाई जय श्री राम सियासी प्रोग्राम में कर रहे हैं, तो अवैसी साहब जब हाँ अल्लाह अकबर जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद और उनका नाम है, हर चीज़ लगा। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ अपने नाज़रीन से कि आपको ऐसा ये तोड़ना पड़ेगा। हम लोग अगर आरएसएस अगर हिंदू और आइडियोलॉजी पे काम कर रहे हैं, हिंदू के सिद्धांत पे काम कर रहे हैं, तो अवैसी साहब को क्या कर रहे हैं? वो भी मुस्लिम आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं, मुसलमानों को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। हाँ, उस आइडियोलॉजी को प्रमोट करके वो लाभ उठा रहे हैं। जिस तरह से हिंदुस्तान में आरएसएस भी भारत के हिंदुओं को बेवकूफ़ बना के और इस्तेमाल कर रहे हैं, उस तरह अवैसी भी
भारत के जो नौजवान यूथ मुसलमान हैं जी उनको जी ये वही मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ कि बहुत बहुत शुक्रिया शरीफ साहब का जी, कि आपका मैं अपने नाज़रीन से बताना चाहता हूँ कि कौमों की तारीख़ में शिकस्त रेख आते रहते हैं। वो शिकस्त से या कामयाबी से हर मौके पे, चाहे कामयाबी हो चाहे नाकामी हो, ऐसे मौके पे दिल को थाम कर बैठना चाहिए और हर अपनी कामयाबी पर भी जश्न मनाने के बजाय खुद एहतसाबी करना चाहिए, नाकामी पर भी एहतसाबी करना चाहिए कि नाकामी क्यों हुई है। और ये जो बिहार का रिजल्ट है ये मुसलमानों की नाकामी नहीं, भारत की डेमोक्रेसी की नाकामी है। इस डेमोक्रेसी से कैसे बचाना है, किस तरह से हमें काम करना है, ये मौका हमें सोचने का, समझने का है। और दूसरा इसका ये भी सबक है कि हर कभी कभी सही सवाल गलत वक्त उठाने से भी गलत हो जाता है। तो मुस्लिम लीडरशिप का सवाल बहुत अहम है। हम ये नहीं कहते कि हमें मुकम्मल तौर पर गुलामी इख्तियार करना है, लेकिन उसका एक मौका होना होता है, उसका एक महल होता है। शायद कि ये मौका नहीं था मुस्लिम लीडरशिप का और हमने इस मौके को उठाकर अपने वोट का धज्जी उड़ा दी और इसका फ़ायदा दूसरे खीमे ने उठाया। अब शायद कि आने वाले दिनों में हमें मौका है कि हमें समाजी इत्तेहाद बढ़ाने के लिए, एक बेहतर पड़ोसी बनने के लिए हमें कोशिश करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।